ठीक है। तो आज हम करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, और इसी में अवोगैड्रो नंबर, उसके बाद मोलर वॉल्यूम और वेपर डेंसिटी, और एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये सारे। ये सब कुछ हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसमें से थोड़ा सा हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा आज करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने ये रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की डेफिनेशन करी थी। तो इसमें क्या था कि हमने जो एक एटम होता है वो बहुत छोटा होता है। एक एटम का मतलब एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो उसको मेजर करने का हमारे पास कोई यूनिट नहीं था जो इतना स्मॉल इनफ हो। तो हमने एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम हमने एएमयू रखा। और एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट थी। अब हमें कंपेयर करना था कि भाई ये यूनिट किसके बराबर मानी जाए। तो हमने पहले तो हाइड्रोजन लिया था, लेकिन हाइड्रोजन के संग बहुत ज्यादा सही कैलकुलेशंस नहीं आए। तो फिर उन्होंने क्या करा, कार्बन 12 लिया। कार्बन 12 का मतलब होता है कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मॉलिक्यूलर वेट 12 है, उसको हमने लिया। ये कार्बन 12 का मतलब है। और इसके हमने 12 टुकड़े करे, और एक टुकड़े का वजन हमने मान लिया कि ये 1 एएमयू के बराबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और फिर हमने क्या करा, इससे कंपेयर करते गए। तो एक हमने कोई भी हीलियम रखा, मैग्नीशियम रखा, कुछ भी रखा, और उसके संग देखे कितने पीसेज आते हैं। तो मान लो जैसे आपने कैल्शियम रखा, तो कैल्शियम के संग 40 पीसेज आए। तो कैल्शियम का जो वजन है वो कितना हो गया, 40 एएम, एक उसका एटम का। ठीक है, तो ये तरीका था एटॉमिक वेट को नापने का, ये हमने लास्ट टाइम किया था। एक बार दोबारा देखते हैं एटॉमिक वेट की डेफिनेशन। द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो एक एटम उस एलिमेंट का कितना भारी है, किससे कंपेयर करेंगे, जब कार्बन 12 के अगर 12 टुकड़े कर दें तो उसके एक टुकड़े से, 1/12 का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन के 12 टुकड़े कर दें तो उसके एक टुकड़े से कितने गुना, मतलब कितने टुकड़े रखे जाएंगे तो उसका भार निकल कर आएगा। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके रिलेटिव है, ये कार्बन 12 के रिलेटिव है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को हम मेजर कैसे करेंगे। तो जिस भी एटम का आपको मास निकालना है, वो अगर निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, और 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के एक 12 टुकड़े करके उसका एक पार्ट लेकर, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है। तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इनके भी आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसके अलावा जो बाकी आइसोटोप है, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 17, वो ट्रेसेस में होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के जो बाकी हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इनको आइसोटोप बोलेंगे, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके दो आइसोटोप्स हैं, 35 और 37, यानी क्लोरीन 35 मॉलिक्यूलर वेट और क्लोरीन 37 मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो मिलते हैं, ये मिलते हैं रेशियो 1:3 में। 3:1, हाँ, मतलब 35 का 3 और इसका 1, 3:1 में मिलते हैं। तो हम जब इतना ज्यादा अमाउंट है, मतलब 25% हो गया, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब ऐसे कंपाउंड्स एक सब्सटेंशियल परसेंटेज में मिलते हैं, अगर दो आइसोटोप्स या मे बी तीन आइसोटोप्स, तो हमें उन सबका क्या निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 और 1 4, 4। तो ये आता है 35.5 के बराबर। तो जब ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड के आइसोटोप्स एक सब्सटेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट टू लर्न। ये एग्जाम में आएंगे लिखे हुए हर क्वेश्चन के पास। अगर मेरी वर्कशीट में या आपकी बुक में कहीं पे नहीं लिखे हुए हैं किसी क्वेश्चन में एटॉमिक मास, तो वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उन्होंने ऊपर नीचे किसी क्वेश्चन में लिखे होते हैं। लेकिन एग्जाम में क्योंकि एक क्वेश्चन ही आएगा, तो वो जरूर लिखा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता लिखा हुआ ना आए। तो आपको लर्न नहीं करना, मतलब वैल्यूज लर्न नहीं करनी है कि ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है, लर्न नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उससे पहले एक चीज लिखी हुई है, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ आयंस। ऐसा क्यों? तो जो आयन बनता है बेटा वो लॉस या और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी गया और इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो गया तो उसका जो वजन होता है इतना नेग्लिजिबल होता है, जैसे समुद्र में दो चार बूंद पानी निकाल दी या दो चार बूंद पानी डाल दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन इतना ज्यादा होता है कि उसके कंपैरिजन में आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हो। ये काम हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करते समय भी करा था। जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जब आयन बन रहा है तो या तो वो प्लस बनेगा यानी आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, या वो माइनस बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो वजन होगा वो एटम के बराबर ही होगा, क्योंकि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो अभी भी कांस्टेंट है। आयंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। राइट? तो दिस ये सेंटेंस है एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो एटम का मास था बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल का मास है। जैसे अगर आपने ऑक्सीजन रखा अपने बैलेंस में, तो आपको कितने ऑक्सीजन का अगर एटम रखा है तो आपको कितने रखने पड़ेंगे? 16 पीसेस रखने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के एटम का वजन हो गया 16 AMU। सिमिलरली अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो ऑक्सीजन के दो का, तो आपको 32 पीस रखने पड़ेंगे। किसके? कार्बन 12 के। तो इसका वजन कितना हो गया? 32 AM। बस, सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सेम होता है, बस एटॉमिक वर्ड की जगह मॉलिक्यूलर वर्ड लगाना है, बाकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल, ऊपर था एटम यहाँ है मॉलिक्यूल, ऑफ दैट सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। एटम है। ठीक है, ये लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जितनी डेफिनेशंस करेंगे उनमें से एक डेफिनेशन 100% आएगी एग्जाम। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास भी आप किस में देते हो? AMU में देते हो। ठीक है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे अगर आपसे वो बोले कि H2SO4 का निकालना है, तो बहुत सिंपल होता है। हाइड्रोजन का दे रखा होगा एटॉमिक वेट, सल्फर का दे रखा होगा, ऑक्सीजन का दे रखा होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए H2SO4। तो आप क्या करेंगे? 2 into 1, क्योंकि इसका 1 है, प्लस 32 into 1 प्लस 16 into 4। ठीक है, जो भी आंसर आए ये इसका क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बस ऐड करना होता है जितने उसके अंदर एटम्स हैं। समझते हो ना? ये एटम्स हैं, और ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखी होती है ये एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है? 3। और ऑक्सीजन की सल्फ्यूरिक एसिड में एटॉमिसिटी कितनी है? 4। नेक्स्ट आता है, अब आता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो उससे पहले हमको एक बार मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर हम ग्राम एटॉमिक मास में आएंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर जाएंगे ग्राम एटॉमिक मास में। तो लास्ट टाइम हमने मोल कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, तो मोल क्या होता है? तो एक मोल की वैल्यू होती है 6 × 10⁻⁻23। वैसे तो इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं, अगर गिवन ना हो तो। अगर गिवन है, अगर गिवन है 6.022, तो आपको यही लेनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं दे रहा है कुछ गिवन, तो फिर आप इसकी छोटी वाली वैल्यू ले सकते हो। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं 1 मोल पेंसिल है मेरे पास, तो मेरे पास कितनी पेंसिल है? मेरे पास इतनी पेंसिल है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक डजन से। जैसे डजन का मतलब 12 होता है। अब वो 12 कुछ भी हो सकता है, 1 डजन प्लांट्स हो सकते हैं, 1 डजन टेबल हो सकती है, 1 डजन बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 1 डजन मीन्स 12। सिमिलरली 1 मोल का मतलब है 6 × 10⁻23, इतना बड़ा नंबर। इस नंबर को हम कहते हैं अवोगैद्रो नंबर, क्योंकि अवोगैद्रो ने दिया था। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं एन और सबस्क्रिप्ट ए। सबस्क्रिप्ट है ए, NA, यानी अवोगैद्रो नंबर। ए फॉर अवोगैद्रो, एन नंबर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अवोगैद्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, तो अवोगैद्रो नंबर की वैल्यू ये है। यहाँ पे पूरा लिखना, क्योंकि उसने ये वैल्यू दी थी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है, अगर 1 मोल कोई चीज है आपके पास, कोई कंपाउंड है, कोई गैस है, कोई एलिमेंट है, तो उसका वेट कितना होगा? तो वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस जो भी है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर 1 मोल का वजन होगा।
एक मोल का वजन उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो एक मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? 32 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम कहां से आया अभी बात, ये हमने नापा है, विल कम टू दैट। चलिए, तीसरा होता है, अगर गैस है, अगर गैस है, तो मान लो आपने एक मोल गैस किसी कंटेनर में भर दी, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी गैस है, अगर वो एक मोल गैस है, देन इट ऑक्यूपाइज, देन इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पता है गैसेस टेम्परेचर और प्रेशर के संग एक्सपैंड करती हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम ज्यादा लेगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस कंप्रेस करेगी, वॉल्यूम कम लेगी। तो ये जो वैल्यू हमने आपको दी है 22.4 लीटर्स, ये एसटीपी पे है, एसटीपी पे, राइट। चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको आगे समझते हैं क्या होता है। 1 मोल ऑफ अ अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 आपने लिया, और कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया आपने, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 ले लिया। अब आप इसकी यूनिट्स गिनो कितनी है इसके अंदर, तो इसमें कितनी यूनिट्स आएंगी? जो भी आएंगी वो एक मोल के बराबर हमने मान ली। तो वो एक मोल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 × 10⁻⁻23, क्योंकि कार्बन को हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं। और एक चीज देखो, कार्बन का 12 इसका मॉलिक्यूलर वेट ही है, जो हमने आपसे बोला था कि किसी भी चीज का एक मोल का वजन कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो हमने बेसिकली क्या करा है, एक मोल कार्बन लिया है। सिद्धि को ऑफ करो, माइक ऑफ करो, चेक करके बात करा करो बेटा, माइक ऑफ है कि ऑन है। एक सेकेंड, चलो। हाँ, तो 1 मोल ऑफ, एक मिनट में जरा, ठीक है। तो ये होता कितना है, ये कितना होता है, ये एक मोल, इसकी वैल्यू होती है ये जो मैंने हम लिख दी वहां पर। और अवोगैड्रो नंबर, तो यही अवोगैड्रो नंबर है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? अवोगैड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, अगेन क्योंकि स्टैंडर्ड कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो बस ये लाइन थोड़ा रट के रखना कि कार्बन ना लिख के 12 ग्राम ऑफ, मतलब 12 ग्राम तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो उसमें जितने भी वो प्रेजेंट होंगे एटम्स, उसको हमने किसके बराबर मान लिया? एक मोल के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट, यानी ये मोल कॉन्सेप्ट है बस। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम आपको यूनिटरी मेथड से समझाया था, इस बार थोड़े से एक बार फॉर्मूले और देखते हैं। अगर आपको यूनिटरी मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फॉर्मूला देखो कि कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, तो ये होता है वेट इन ग्राम्स, किसी भी चीज का वेट दे रखा है, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताओ, और उसका वजन दे दूं मैं आपको, और मॉलिक्यूलर वेट दे दूं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, अभी करके देखते हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट करते हैं, ये इन्हीं से निकाल रहे हैं हमें सारी चीजें, यूनिटरी मेथड के ही हमने क्या बना दिए? फॉर्मूले बना दिए। तो आप जिससे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर मान लो वो वॉल्यूम पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम गिवन, जितनी वॉल्यूम दे रखी है आपके क्वेश्चन में, अपॉन 22.4 लीटर्स। ठीक है। तीसरा, अगर वो बोले तो मॉलिक्यूल्स गिवन, जितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, अपॉन 6 × 10⁻23। ठीक है, तो ये आपके सारे मोल, सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट के क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन वो ये कहता है कि 32 ग्राम में, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो किन दो के बारे में, दो होंगे हमेशा, दो इक्वेशंस को इक्वेट करना होगा। तो एक तो ग्राम की बात कर रहा है, यानी इस वाले की बात कर रहा है, और कितने मोल्स की बात कर रहा है, यानी वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स का बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 64 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे?
तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में वेट इन ग्राम जो गिवन है कितना है, 64 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। तो कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स, 2 मोल्स। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले आप इससे समझो, यूनिटरी मेथड से इसके बाद बताती हूँ। नेक्स्ट आता है, मान लो वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, इसी के संग करते हैं। तो अगर वो ये कहता है कि 2 मोल अमोनिया में, 2 मोल अमोनिया विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो पहले तो आप क्वेश्चन देख के ये देखो कौन सी दो इक्वेशंस बोली है। तो एक तो ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स निकालने की ये वाली हो गई, ठीक है, और वॉल्यूम वाली ये वाली हो गई। तो आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, इसके बारे में सोचो ही मत, इसको हटा दो, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेट करो इन दोनों को। तो क्या होगा, 2 मोल है, तो ये 2 मोल तो नंबर ऑफ मोल्स दे दें, या फिर वो वेट इन ग्राम दे, तो नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम मोल्स हटा देते हैं, वेट कर देते हैं, 24 ग्राम्स कर देते हैं। कितना भी ले लो, चलो 74 ग्राम ही करते हैं। अब अगर 24 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का कितना होता है, 17, ये क्वेश्चन है। तो अगर 24 ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो एक तो आपको ये देखना है और एक ये देखना है। तो वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 24 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 17। क्या पूछा है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो यही पूछा है कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और नीचे कितना है, 22.4। इसको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ ले आओ, तो जाएगा 24 इंटू 24.4 अपॉन 17 इज इक्वल टू 1। आगे समझ। ऐसी मॉलिक्यूल्स वाला एक करके देखते हैं। अब आपके पास जो वर्कशीट है उसमें क्वेश्चंस करके देखना कैसे होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो अगर वो कहता है कि कोई गैस का 44.8 लीटर्स ऑफ अ गैस विल ऑक्यूपाई, नहीं, विल हैव हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, ये बोलती है। ठीक है, और इसमें वो बोल दे अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है गैस का 14 है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो देती जरूर है मॉलिक्यूलर वेट या जो भी दे। तो क्या करेंगे अब हम, अब आपको वॉल्यूम गिवन, पार्टिकल्स निकालने हैं आपको, तो आपको इस वाले से मतलब नहीं है, केवल इन दोनों से मतलब है। पार्टिकल्स निकालने हैं यानी मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वॉल्यूम गिवन कितना है, 44.8 लीटर अपॉन 22.4, ये आपको रखना है, विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, और नीचे 6 × 10⁻20। ठीक है, ये सेम काम यूनिटरी मेथड से हो सकता है, सेम काम आपका फॉर्मूले से हो सकता है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। समझ में आ गया सबको, बोलो। फॉर्मूले से निकालना समझ में आ गया, फिर मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आओ। हाँ, तो एक चीज और याद रखना, इसकी जो यूनिट्स होती हैं, तो जैसे 22.4 लीटर होगा, या फिर इसको आप 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। लीटर बराबर डेसीमीटर क्यूब होता है, सेम होती है ये वैल्यू। या फिर इसको 22400 मिलीलीटर बोल सकते हो, विच इज इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होता है। तो ये दो यूनिट्स आती हैं एग्जाम में। या तो जो, अब ये बात ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन में 22.4 लीटर्स रख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। अगर एग्जाम में मिलीलीटर में दे रखा है तो उसे चेंज करना हो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी वाले से तो यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसे हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं कि अगर आपके पास अमोनिया गैस है, विल हैव हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इफ वेट इज 34 ग्राम्स। तो 34 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्वेश्चन है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है अमोनिया का, 17। या कई बार वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अलग अलग भी दे देता है, तो आप उसे कैलकुलेट कर लो और मॉलिक्यूलर वेट निकालो। ठीक है, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब उससे मॉलिक्यूल्स पूछे तो एक ये वाला फॉर्मूला लगाना है,
और आपको क्या बोला है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, और वजन दे रखा है, तो आपको ये वाला लगाना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, तो इन दोनों को नीचे लिख लेते हैं। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विल गिव मॉलिक्यूल्स, जो हमें निकालने हैं एम, और वजन इसका कितना है, ये 6 × 10⁻23। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधे आंसर मत लिख देना, वर्किंग पूरी शो करनी पड़ेगी। स्टेप मार्किंग होती है, आपको ही पता है, सिर्फ आंसर के मार्क्स नहीं होते, जितने होते हैं फिर उतने ही मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। तो वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 34। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 17। मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं 6 × 10⁻23, आपका ये है। तो मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 34 × 6 × 10⁻23 अपॉन 17, 7 2 6 2 12। कितने आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, 12 × 10⁻23। अब जरा समझना, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये तो हो गए मॉलिक्यूल, जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, तो शायद ज्यादा लोगों को समझ नहीं आया था, ये वाली बात समझ। अगर वो मॉलिक्यूल्स बोलता है, तो सबसे पहले तो आपको, अगर वो एटम्स भी पूछते हैं ना अमोनिया में कितने हैं, तब भी आपको मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझो, मॉलिक्यूल तो अमोनिया का है, और इसमें एटम किस किस के हैं, एक तो नाइट्रोजन का एटम है, और 3 एटम इसमें किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो वो एटम पूछेगा तो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पूछेगा, मॉलिक्यूल पूछेगा तो वो पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल पूछेगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल तो इसके अंदर इतने हैं। अब अगर वो बोले इतने ही ग्राम में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल निकाल लिए, तो सबसे पहले अगर वो एटम पूछ रहा है तब भी मॉलिक्यूल ही निकालने हैं। तो आपने कितने निकाल लिए, इतने मॉलिक्यूल। तो जब एक में 3 है तो इतने में कितने होंगे, इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। और एटम नाइट्रोजन के कितने होंगे, वो इतने ही होंगे, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो H2SO4 का एग्जाम्पल लेते हैं। H2SO4 में आपने मान लो पूरी कैलकुलेशन करके आपने 64 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। वो कहता है मे बी 100 ग्राम में कितने हैं, तो आपने कैलकुलेट करके, चलो मैं एक एग्जाम्पल ये ले लेती हूँ। तो अगर वो कहता है कि 100 ग्राम मेरे पास H2SO4 है, 100 ग्राम H2SO4 है, तो टेल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम्स। और मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 50 मान लो, ठीक है, 50 मॉलिक्यूलर वेट है, और 100 ग्राम में वो पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स कितने हैं H2SO4 के। तो आप कैसे निकालोगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 × 10⁻23। तो आपके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 50 × 6 × 10⁻23 अपॉन वेट कितना आ गया, 100। तो 5223, तो आपके कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन कर लिया। अब उसने ये पूछा टेल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4। तो इतने में कितने होंगे, इसको इंटू 4 कर दो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। आगे सबकी समझ में, चलो। तो ये मैंने लास्ट टाइम करा दिया था। नेक्स्ट आते हैं मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम ये लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, क्या होती है मोलर वॉल्यूम, बिल्कुल सेम है मोलर वॉल्यूम, यानी मोल की वॉल्यूम। तो एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मोलर वॉल्यूम। पहले शब्द से याद करो, एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। वेरी सिंपल, याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेपर डेंसिटी पे आते हैं, उससे पहले हम जरा ऊपर वो छोड़कर आए थे, वो कर लें, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक तो एएमयू हो गया। अब जरा इस बात को समझना कि ये फिगर इतना वियर्ड क्यों है। तो एवोगैड्रो नंबर जो दिया गया वो ये था, ठीक है। तो ये क्या था, एक एटम का, एक एटम का मतलब ये तो नंबर है, सॉरी। तो इस नंबर से क्या होता है, जैसे आपका एक एटम है, एक एटम का वजन कितना है, 16। मान लो ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका वजन है 16 AMU। तो अगर हम एक मोल एटम्स ले लेंगे, एक मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो पता है इनका वजन कितना हो जाएगा, सीधे इस 16 के सामने AMU हटाकर ग्राम रख दो। ये सिग्निफिकेंस है इस नंबर की, कि अगर आप इतना नंबर लेते हो तो वो सीधे आपका जो
अमाउंट है उसमें सीधे ग्राम लगेगा। यानी अब ये क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कितना था जो एएमयू में आपने लिखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास, कार्बन से कंपेयर किया था। ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि आपने किस में लिया है, ग्राम में। और ग्राम एटॉमिक मास किसका वजन होता है, एक मोल का, एक मोल ऑफ गैस या एक मोल ऑफ वट एवर सब्सटेंस। तो एक मोल का जो वजन है, क्योंकि वो ग्राम में आता है, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं कहते, उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। ध्यान से समझ लेना, अच्छे से लिख लेना इन तीनों बातों को। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ द गैस का है, और इसको 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। ठीक है, आए जरा इस पे। ठीक है, तो देखो, ग्राम एटॉमिक मास, ये इसकी डेफिनेशन है। द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस है, और अगर ग्राम आ गया, इसका मतलब एक एटम का वजन तो नहीं है, अब ये सब्सटेंशियल अमाउंट है, और वो अमाउंट कितना है, 1 मोल। यानी 1 मोल का जो वजन होता है वो क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसको 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास है ये ऑक्सीजन का, या 1 ग्राम एटम है ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो, एटॉमिक मास, या जब आप ये बोल दो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 AMU। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, यानी 1 मोल का। इसी को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, और ये 1 मोल ऑफ एटम्स का वजन है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने मोल एटम्स होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, यानी इतने। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलेंगे, या 1 ग्राम ऑफ दैट एटम, यानी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम का वजन बताओ। तो पहले तो समझो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल का वजन पूछ रहा है, या 2 ग्राम एटम का बताओ तो 2 मोल्स का पूछ रहा है। ग्राम मीन्स मोल। तो ऐसी 1 मोल ऑफ कैल्शियम और 1 मोल ऑफ हीलियम। तो देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना होगा, बताओ कितना होगा। 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, पहले तो यूनिट बताओ, पार्टिकल्स कितने होंगे, और फिर ये बताओ इनका वेट कितना होगा, बताओ। 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे कैल्शियम के, बोलो। समझ में नहीं आया कुछ भी। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बोलो बेटा, कोई तो हम एक बोलो। हाँ बोलो रवजोत। हम एक मैम 6 × 10⁻23 वेरी पार्टिकल्स। गुड। और वेट कितना होगा बेटा इसका, मैम 40 AMU। 1 मोल का एएमयू होगा, नहीं मैम, ग्राम। ग्राम, एग्जैक्ट। 40 ग्राम। वेरी गुड। और पार्टिकल्स इसमें भी इतने ही होंगे, क्योंकि 1 मोल का मतलब तो इतने ही पार्टिकल्स होता है। और हीलियम एटम का वजन कितना होता है, 4 ग्राम, 1 मोल का वजन 4 ग्राम, राइट। चलिए आगे चलते हैं, करके देखना क्वेश्चंस। वीडियो भी है, ये रिकॉर्डिंग भी है, आप एक बार दोबारा भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग को, कोई अगर आपको डेफिनेशन सबकी लिखी हुई है इसमें, और फिर बताना मोल कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कुछ सब्सटेंसेस है, मैं इनको लिख कर दे रही हूँ, आप इनको करना, और हम इनको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम मोल्स, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये सब्सटेंस है। 20 ग्राम्स ऑफ हीलियम, लिखो इनको। तो पहले तो आपको इनके मोल्स बताने हैं, फिर मोलर मास बताना है, वॉल्यूम बताना है कितना ऑक्यूपाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो मैं एक और बता देती हूँ। तो 180 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, और इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो। ठीक है, करना है इसे। मोलर वॉल्यूम हमने कर लिया, नेक्स्ट आते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमने आपको HCl और अमोनिया में बताई है, मतलब कोई गैस होती है तो उसकी एक डेंसिटी होती है, तो उसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो नॉर्मली तो हम ये है इसका कैलकुलेशन, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो वो 2 × वेपर डेंसिटी होता है, या वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो जैसे हम आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट अगर पता है, जैसे अमोनिया का ले लेते हैं, 14, 15, 16, 17, तो 17/2 वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 17 ठीक है। ऐसे अगर आप HCl की लोगे तो उसका कितना हो जाएगा, 35.5 और +1, तो 36/5/2, ये इसकी क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी।
ठीक है, ये तो होता है वेपर डेंसिटी का कैलकुलेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या होती है? तो मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस, मास ऑफ वॉल्यूम बी, बी नहीं है, बी है, V2 कर दो, ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो एक किसी गैस का वॉल्यूम ले लिया और आपने उसे किससे कंपेयर किया? हाइड्रोजन से। याद रखना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन से। और ये मॉलिक्यूलर सॉरी वेपर डेंसिटी हम किससे कंपेयर करते हैं? हाइड्रोजन से। इसका मतलब और डिटेल में ऐसे समझो कि आपने 1 लीटर अगर कोई गैस ले ली, उसका वजन डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का वजन। ठीक है, या फिर आपने मॉलिक्यूल्स में अगर हमें समझना है इसे, तो जैसे आपने एक और डेफिनेशन हो सकती है वेपर डेंसिटी की, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब तो आप कुछ भी रख दो क्योंकि आपको इक्वेट करना है, ऑफ अ गैस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस होगा, ये ध्यान रखना, एटम नहीं होगा, गैस होगा, यानी मॉलिक्यूल में कितने हैं। ठीक है, तो ये बस आपको करना है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल डिवाइड, वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड, ये आपकी वेपर डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो पिछले साल में आए हैं। तो अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए तो देखो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एक गैस है, रेशियो है, यानी ऊपर गैस का मास टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशन। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? वेपर डेंसिटी की। तो वन वर्ड क्या हो जाएगा इसका? वेपर डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मेंशन द टर्म डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, द मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंपेयर टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बस यही क्वेश्चन आता है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट आते हैं, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एचटीपी इज 1। तो आपकी वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर गैस का वजन अपॉन 1 लीटर हाइड्रोजन का वजन। तो 1 लीटर गैस का वजन कितना दे रखा है? 1.43 ग्राम। कैलकुलेट दी वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। और 1 लीटर हाइड्रोजन का वजन कितना दे रखा है? 0.09। वेपर डेंसिटी निकल आएगी। ये बोर्ड के इक्वेशन है सारे, इतने सिंपल आते हैं, तो बहुत टफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आते। बस कई बार वो वैल्यूज ऐसी दे देते हैं कि वो फंस जाता है क्वेश्चन, वरना कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितनी से मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये कितनी है? तो सिंपल, आपको पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कैसे निकालोगे? 12 + 3 + 16 + 1। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आओ, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस। फटाफट बताओ, कौन बताएगा आंसर? टर्म बतानी है, इस लाइन को कौन सी टर्म डिफाइन करती है कि 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम कंडीशन पे सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक बात नोट करना, ये भी 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन 44 ग्राम होता है, और 28 ग्राम नाइट्रोजन भी 1 मोल है। यानी किसी भी गैस का 1 मोल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्या कहते हैं उसे? बोलो, 1 घंटे में बताओगे। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। चलो, नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज। बहुत इजी है परसेंटेज निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का? ये रहा, टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट। तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ बस क्या होता है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 में अगर वो बोले सल्फर का परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है? पहले टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल, तो आपको इसका निकालना है। तो पूरे एलिमेंट में ये 32 है, एक ही है ना 32, तो 32 ग्राम है। और फिर आपको इसका पूरे का मॉलिक्यूलर वेट रखना है H2SO4 का, बस। और क्योंकि परसेंटेज पूछी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर वो बोले कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज ढूंढो कॉपर सल्फेट में, तो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होगा, जिसका पूछा है उसका वजन। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5H2O, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो 18 × 5 हो जाएगा। ये पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा है। 5 × 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O रखोगे और इंटू 100 कर दो। आगे समझ? बस सब में ऐसे ही है, आप पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है परसेंटेज। कॉम्पोजिशन निकालना है, बस जो पूछा है उसका वजन, मॉलिक्यूलर वेट, और प्लस टोटल का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ठीक है, हाँ, तो ये हमने सारे टॉपिक्स कर लिए। किसी को डाउट है किसी टॉपिक में? एक